स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अभिनव आरएस अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप देख रहे हैं राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज 13। जी हाँ, आज उपस्थित हम लोग सभी प्रश्नोत्तरी सीरीज 13 के साथ। प्रश्नोत्तरी सीरीज 13 को शुरू करें उससे पहले बारी आती है हमारी कल खेली गई प्रश्नोत्तरी सीरीज 12 की विजेता घोषित करने की। तो साथियों, तन्मयता से आप लोग सभी जवाब दे रहे हैं, इसके लिए मैं पहले तो सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग बहुत तन्मयता के साथ इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। और इसमें सभी जो विद्यार्थी हैं ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज जो 12 थी उसके विजेता हैं और विजेता आपकी स्क्रीन पर ये रहे। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियंका कुमावत। प्रश्नोत्तरी 12 के विजेता हैं प्रियंका कुमावत और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः संपूर्ण अभिनव आरएस अकेडमी टीम की ओर से। साथियों, शुरू करते हैं हमारी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 13। प्रश्नोत्तरी सीरीज 13 शुरू करें इससे पहले मैं आपसे फिर कह देना चाहता हूं, आप भी बन सकते हैं हमारे प्रतिदिन की इस प्रश्नोत्तरी सीरीज के लकी विजेता। जी हाँ, लकी विजेता बनने के लिए आपको इस सीरीज को अंत तक देखना होगा और किन्हीं भी 3 सवालों के आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करने हैं। उन चुनिंदा जो जवाब देने वाले होंगे उनकी एक शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, उनमें से एक लकी ड्रॉ का चयन किया जाएगा। तो आप भी बन सकते हैं अभिनव आरएस अकेडमी की इस राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज के विजेता। संपूर्ण विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरू करते हैं हमारी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 13। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। मेवाड़ रियासत में एक गांव से दूसरे गांव में मेवाड़ रियासत में एक गांव से दूसरे गांव में माल ले जाने पर लिया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता था? जी हां, ये कर की बात पूछ रही है, राजस्थान की कर व्यवस्थाओं की बात पूछी जा रही है। जो आपने पढ़ा होगा, राजस्थान की कर व्यवस्थाएं हैं जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के इतिहास का पार्ट। तो यहाँ पर आपकी कर व्यवस्थाओं में सबसे पहले मेवाड़ के बारे में पूछा गया है। तोल कर, वाट कर, मापा कर या हाकिम कर। ध्यान देना प्रश्न को एक बार, क्या पूछ रहा है करों में। यहाँ पर पूछ रहा है एक गाँव से दूसरे गाँव में माल ले जाने पर या किसी भी प्रकार का जो भाड़ा है उसको ले जाने पर कौन सा कर लिया जाता था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा अपना जवाब। कर व्यवस्थाओं का जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरा पढ़िएगा आप लोग। साथियों, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हां, मापा कर। मेवाड़ रियासत में मापा कर विशेष रूप से लिया जाता था, जो कि एक गांव से दूसरे गांव में माल ले जाने पर लिया जाता था। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन, समझ रहे आप प्रश्न को। ये वाष्प के हिसाब से आप लोग ये मत सोचिए कि ये साइंस का प्रश्न है। साइंस का और ज्योग्राफी का, ये दोनों का मिला जुला प्रश्न है। ध्यान से समझना और जवाब देना। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में? बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। आज तक विद्यार्थियों को हमेशा कंफ्यूज करते रहा है। बच्चे आज तक नहीं समझ पाए कि ये बीमारी आखिर है क्या। प्रयास करूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी इस बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके और ये बात आपको समझ आ सके। पहले मुझे जवाब दीजिए, उसके बारे में शुरू करते हैं हमारी बात को। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर पूछ रहा है, सबसे अधिक किस जिले में है? वाष्पोत्सर्जन की दर को किस में मापते हैं? कौन से यंत्र द्वारा मापते थे कि बताओ, कमेंट करो फटाफट। पहले यहां पर भी जवाब देते चलो। डूंगरपुर, माउंट आबू, जैसलमेर या झालावाड़? राइट आंसर कौन सा होगा आपका? सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन। बहुत सारे विद्वान ये भी पता नहीं वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। टेंशन ना लें आप लोग, 0 से शुरू कर रहे हैं, मुझे पता है। और जो बालक अच्छे स्टेज पर है वो भी बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर लगाते ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सर ये क्या हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का ऐसा जिला है जहां पर राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक दर है वाष्पोत्सर्जन की। यस, वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर यहाँ पर है। अब सबसे पहले बात तो आती है, इसको हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि सभी वाष्पोत्सर्जन होता क्या है।
और इसकी वार्षिक दर को किस में मापते हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा किससे जाता है, और कैसे कह सकते हो आप कि सब जैसलमेर में ही सबसे ज़्यादा है। तो इन 3-4 बातों पर अपन चर्चा करते हैं। चर्चा को शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और ध्यान देना शुरू कीजिए। साथियों, यहाँ पर बात आती है पहले तो वाष्पोत्सर्जन की। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कि आपका जो पौधा है या पौधे जितने भी हैं, पौधे अपने सभी अंगों से, पौधे के जो भी अंग हैं, उनकी पत्तियां हैं, डालियां हैं, है ना, टहनियाँ जो भी है, पौधों के सभी अंगों से वाष्पोत्सर्जन की क्या होती है, क्रिया संपन्न होती है। किसके द्वारा जो संपन्न होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, पौधों के सभी अंगों से या सभी भागों से ये क्रिया संपन्न होती है। अब साहब हमारे सामने फिर एक प्रश्न आता है कि साहब लैंग्वेज के रूप में हमें अगर पढ़ना चाहे तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो लिखिए अपनी नोटबुक में फटाफट पेन उठा के और ध्यान से लिखना। मैं 2 बार बोलूँगा, पौधों द्वारा। जी हाँ, पौधे की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी पौधा हो सकता है। यहाँ पर ये पौधा बना दिया मैंने, है ना, ये पत्तियाँ लगा दी इसकी, है ना, कोई भी पौधा हो सकता है ना। तो पौधे या पौधों द्वारा अनावश्यक जल को, अब पौधा जल कहीं में से लेता है, ग्रहण करता है, नीचे मिट्टी में से, मिट्टी में से जड़ों के द्वारा तने में पहुंच जाता है और सारे भागों में पहुंच जाता है। तो दोबारा सुनना, पौधों द्वारा अनावश्यक जल को, अभी जितना आवश्यक हुआ इस पौधे को अपने भागों को जिंदा रखने के लिए या सही चलाने के लिए, उतना तो इसने खपत कर लिया। इसके बाकी के पानी को क्या करेगी, तो वो क्या करता है, उस पानी को वाष्पोत्सर्जित कर देता है, अनावश्यक पानी को। तो सुनना वापस, पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में पौधे के विभिन्न भागों से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। समझ में आ गई क्या? बहुत छोटी सी भाषा है, बहुत छोटी सी परिभाषा है। पौधों के द्वारा अनावश्यक पानी, जितना पानी यहाँ से लिया जाता है मिट्टी से, उस पानी में से जितनी आवश्यकता हुई उतना पानी तो रोक लिया, और उसके बाद का पानी या अनावश्यक पानी को वाष्प के रूप में, जी हाँ, वाष्प आप लोग जानते होंगे, वाष्प की क्रिया, वाष्प की क्रिया को भी आप लोग एक प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं की किताबों में दे रखा है ये विज्ञान में। तो यहाँ पर मैं वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहा हूँ आज। तो वाष्प के रूप में वो अब पौधे के विभिन्न भागों से बाहर निकाल देता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। साथियों, पहले तो मैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया की बात करूँ तो इसको आप लोग एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं, और आपने ये उदाहरण एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ वाष्पोत्सर्जन वाला। और इसको आपने शायद ये 7th क्लास या 8th क्लास में आपको मिल जाएगा विज्ञान में। तो आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ ही रहे होंगे अभी हाल ही में। जिसकी अभी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कंप्लीट नहीं हुई है, वो अपने आप पर गंभीरता से सोचना शुरू कर दो, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने वाला है, जल्दी हमारी मुलाकात होने वाली है कक्षा में। तो आप लोग जब पधारें, जब आपका विराजमान आप लोग हो कक्षा में, तो उस समय आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और NCERT कंप्लीट होनी चाहिए। वो बालक जिसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और NCERT कंप्लीट नहीं है, वो क्लासों में बैठने का हकदार नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पर मैं चित्र के द्वारा आपको बता रहा हूँ। देखो ये चीज़, ये देखो, जी हाँ, ये वाष्पोत्सर्जन का एक क्रियाकलाप है जो हमने कक्षा 7-8 में देखा था। यहाँ पर देखो, वाष्पोत्सर्जन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपादित होती है। इसके लिए इन्होंने क्या किए, 2 गमले ले लिए। ये 1 नंबर का गमला है, ये 2 नंबर का गमला है। इसने क्या किया, इन दोनों में मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने के बाद में 1 नंबर के गमले में इन्होंने एक पेड़ लगा दिया। ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ लगा दिया, मिट्टी में पानी डाल दिया। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एक केवल छड़ी डाल दी लोहे की, और मिट्टी में पानी यहाँ पर भी भर दिया, फुल पानी भर दिया यहाँ पर भी। ठीक है, गमले में पानी भर दिया, यहाँ पर पानी भर दिया। अब ध्यान देना, दोनों में क्या किया, नीचे एक कांच की प्लेट है, शीशे की प्लेट लगा दी, मतलब गमले के नीचे चौड़ी आकार की। अब क्या किया इन्होंने, जो प्लेट थी उस प्लेट को लगाने के बाद में ये क्या करते हैं, एक पॉलीथीन लेते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर एक पॉलीथीन है, दिख नहीं रही है तो मैं बता देता हूँ। देखो, एक पॉलीथीन लेते हैं, ये जो दिख रही है ये पॉलीथीन है। ये देखो ये पॉलीथीन है। ये पॉलीथीन के द्वारा क्या करते हैं, इस मिट्टी को, जो मिट्टी होती है, पेड़ को थोड़ा सा छेद निकाल के पेड़ की जगह से, और मिट्टी को गमले सहित क्या कर देते हैं, ये बांध देते हैं। जी हाँ, ये बांध देते हैं। बांध देने के बाद में देखो क्या होता है, एक जार लेते हैं। ये लोग जार जानते होंगे आप लोग, शीशे का बना होता है ये जार। ये 2 जार लेते हैं, तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों गमलों पर ये जार को रख देते हैं। ये प्रयोग बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। साथियों, इन जारों को, इन दोनों गमलों को जार सहित मतलब धूप में रख दिया जाता है। धूप में रखने के पश्चात में क्या होता है, नीचे दोनों की क्या लगा दी जाती है, इनको वैसलीन के माध्यम से, ग्रेस के माध्यम से चिपका दिया जाता है, ताकि बिल्कुल बाहर की जो हवा है वो इसके अंदर नहीं जा सके। अब साथियों, 2 घंटे बाद जब हम लोग जारों को देखने जाते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि ये जहाँ पर पेड़ है ना,
जहाँ पर पेड़ लगा हुआ था 1 नंबर के गमले में, उस जार के अंदरूनी भाग पर नीचे 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 पानी की बूंदें लगी हुई थी, जबकि दूसरे वाले जार में ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए हमें ये प्रदर्शित हो जाता है इस प्रयोग के द्वारा कि ये वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो पौधों के द्वारा संपादित की जाती है। और इस क्रिया में ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी द्वारा लिए गए या मिट्टी द्वारा अवशोषित किए गए अनावश्यक जल को अपने विभिन्न भागों के द्वारा ये क्या करते हैं, वाष्प के रूप में उसको बाहर निकालते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। माता रानी के आशीर्वाद से आप लोगों को बिल्कुल, जो यहाँ पर कालिदास भी अगर कोई देख रहा होगा तो उसको भी मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा वाष्पोत्सर्जन, और उसको दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब मैं एक बात को जो शुरू कर देता हूँ वापस, जो अपने प्रश्न में पॉइंट था, हमने बात की कि सब जैसलमेर में ही वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो सर्वाधिक क्यों है। तो इसको देखो हम लोग आगे देखते हैं, हमारे पढ़ते हैं बात को। पहले तो बात करूँ मैं वाष्पोत्सर्जन को मापने का जो यंत्र होता है, जी हाँ, वाष्पोत्सर्जन को मापने का यंत्र लिख लीजिएगा, नोट आउट कर लीजिएगा, और इस चित्र को बना लेना। चित्र के माध्यम से पूरी डिटेल लिखना है इसकी वाष्पोत्सर्जन की। इसका जो मापने का यंत्र है, कमेंट करो देखिए कौन सा मापने का यंत्र है। मैं तो लिख ही रहा हूं, पोटोमीटर। जी हाँ, इसको पोटोमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है, वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर को मापा जाता है, कितनी दर है इसकी, है ना। तो इसको पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब मैं बात कर लूँ, वापस उस पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि साहब जैसलमेर में ये दर ज़्यादा क्यों है। तो जैसलमेर में वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने के कारण, ये मेंस वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए, ये प्रश्न अच्छा आप लोगों के साइंस और टेक्स से ये बन सकता है प्रश्न। वाष्पोत्सर्जन की दर राजस्थान में जैसलमेर में सर्वाधिक होने के कारण, है ना। तो यहां पर देखिएगा, जैसलमेर में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन दर, कारण बता रहा हूं मैं ना आपको। अब पहला कारण तो एक नोट आउट करके रख लिएगा आप लोग साथियों, प्रकाश। जी हाँ, आपकी वाष्पोत्सर्जन की दर को, अच्छा ये प्रश्न दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है आपको, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो कारकों में भी यही आएगा जो मैं आप लोगों को यहाँ पर कारण बता रहा हूँ। तो कारण कह दो, कारक कह दो, बात एक किया ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक तो प्रकाश, जहाँ पर प्रकाश अधिक होगा, अधिक देर तक होगा, वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रकाश है उसमें ये लोग अंधेरे की तुलना में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है जो पौधों के द्वारा है, पेड़ों के द्वारा। तो एक तो प्रकाश, तो जैसलमेर में प्रकाश की जो क्रिया ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर अमूमन सी बात है ज़्यादा होगा। दूसरी बात, यहाँ पर मैं बात करूँ दूसरी, तापमान। जी हाँ, तापमान पर भी डिपेंड करता है आपकी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। जहाँ पर तापमान जो अधिक होगा वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी, जहाँ पर कम होगा वहाँ पर कम होगी। तीसरा एक और बिंदु आता है इसकी, आर्द्रता। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है आर्द्रता। साथियों जहाँ पर आर्द्रता कम होगी, ध्यान देना, जहाँ पर आर्द्रता, इसमें उल्टा काम है, आर्द्रता जहाँ पर कम होगी वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है जैसलमेर में, इसीलिए यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की मात्रा क्या है, सॉरी यहाँ पर कम है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक और कारक होता है इसका चौथा, हवा। जी हाँ, हवा अगर हवा का वेग जहाँ पर ज़्यादा होगा, तीव्र होगा, वहाँ पर भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी, ज़्यादा। तो साथियों ये थी आपकी जैसलमेर में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन के दर के कारण या वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। पहला हमने पढ़ा प्रकाश, दूसरा पढ़ा तापमान, तीसरा पढ़ा आर्द्रता, चौथा पढ़ा हवा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मापने का जो यंत्र था वो था पोटोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है या क्रिया है या दर है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में। समझ में आई कि आप लोगों के, जब वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा लिख ली होगी आप लोगों ने, वाष्पोत्सर्जन का प्रयोगात्मक जो डायग्राम है वो आपने बना लिया होगा, वाष्पोत्सर्जन को मापने का यंत्र लिख दिया होगा, कारक लिख दिए होंगे, कारण लिख दिए होंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को किस उपनाम से जाना जाता है। उपनाम पूछ रहा है इंदिरा गांधी नहर का, सटीक सा और सीधा सा प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को किस उपनाम से जाना जाता है। अच्छा, ऑप्शन 3 ही दे रखे, एक और दे देता हूं मैं, राजस्थान की यमुना, और लिख लो डी ऑप्शन।
राजस्थान की यमुना, ये लो। अब बताओ उत्तर। बांगड़ की गंगा, राजस्थान की मरुगंगा, या राजस्थान की यमुना, या राजस्थान की गोदावरी? फटाफट कर दो इस पर तो कमेंट यार, बहुत इजी प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े ताकि हम फिर कठिन की ओर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम बताओ, जल्दी करो कमेंट। राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, सबके जवाब सही आ रहे हैं। राजस्थान की मरुगंगा, जी हाँ, राजस्थान की मरुगंगा क्या है, इसका उपनाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक ऐसी परियोजना जिसने उत्तर पश्चिम क्षेत्र के कायाकल्प कर दी है। जी हाँ साथियों, मैं दिखाना चाहूँगा आपको इंदिरा गांधी नहर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये है आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये देख पा रहे हैं आप आपकी स्क्रीन पर। और इस नहर परियोजना के माध्यम से अपना जो पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र है, या मैं बात करूँ आपका उत्तरी जो पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र कह दो या फिर ये क्षेत्र कह दो, ये यहाँ तक, ये क्षेत्र पूरा कायाकल्पित हो चुका है। चाहे सिंचाई के माध्यम से मान लो, चाहे आप यहाँ पर पेयजल सुविधा की दृष्टि से देख लो, ओवरऑल चाहे औद्योगिक दृष्टि से देख लो, सब चीज़ों में ये धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। और ये सारा कारण हो पा रहा है, संभव हो पा रहा है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा। साथियों, इंदिरा गांधी नहर की मैं बात करूँ तो इंदिरा गांधी नहर की सबसे पहले बात पूछ ली जाती है कि साहब इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो आपको पता है साथियों, आपकी एक तो सतलज नदी और एक आपकी व्यास नदी। जी हाँ, ये आपकी सतलज और ये आपकी व्यास, इस सतलज और व्यास के संगम पर बना हुआ है हरिके बैराज, हरिके बैराज। और इस हरिके बैराज बांध से ही कौन सी नहर निकलती है? इंदिरा गांधी नहर। साथियों, इंदिरा गांधी नहर है, अगर इसका प्राचीन नाम पूछ ले आपसे, क्या नाम पूछ ले? प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम बताओ, कमेंट करो एक बार, देखिए फटाफट, क्या नाम था इसका? राजस्थान नहर। वेरी गुड, राजस्थान नहर के नाम से हम इसको जानते थे, परंतु इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कब किया गया? कमेंट करो फटाफट देखें। और अब वर्तमान में हम लोग इसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। ये थी आपकी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास, मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा, समय की पाबंदी है, समय सीमा है, और टॉपिक की पाबंदी है। टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रश्नोत्तरी, है ना। तो विस्तृत रूप से बहुत बड़ी है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आप पढ़िए एक बार, देखो इसको, फिर हम लोग क्लास में इसकी चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस अभिलेख में सांभर के चाहमान शासकों की, अभिलेख के बारे में पूछ रहे हैं, किस अभिलेख में सांभर के चाहमान शासकों की, चाहमान को और किस नाम से जानते थे बताओ, कमेंट करो। चाहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अब इसका जवाब दो ही व्यक्ति दे पाएंगे, जिनको या तो ये पता होना चाहिए कि चाहमान का मतलब क्या है, या फिर सारे अभिलेखों को अच्छी तरीके से समझने वाला। दो जवाब फटाफट। किस अभिलेख में सांभर के चाहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए बड़ली प्रस्तर अभिलेख, ऑप्शन बी मंडोर अभिलेख, ऑप्शन सी हर्षनाथ मंदिर का प्रशस्ति अभिलेख, और नंबर 4 है वैद्यनाथ की प्रशस्ति। जवाब दीजिए फटाफट, कमेंट करो। साथियों, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हर्षनाथ का मंदिर अभिलेख। जी हाँ, हर्षनाथ मंदिर अभिलेख की अब मैं बात शुरू करूँ तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये हर्षनाथ के मंदिर से प्राप्त हुआ है। जी हाँ, मंदिर से ही प्राप्त हुआ है हमें ये जो अभिलेख। और हर्षनाथ मंदिर की बात करूं तो आपका जो सीकर जिला है, उस सीकर में हर्ष की पहाड़ी पर ही मंदिर बना हुआ है। आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, आज जिन्होंने हर्षनाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए वो इस पावन भूमि और इस पुण्य जगह के दर्शन करके अपने आप को कृतज्ञ करें। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर है आपके हर्षनाथ मंदिर, हर्ष की पहाड़ी सीकर। कुछ दूर ही यहाँ पर जीर्ण माता, जी हाँ, जीर्ण माता के मंदिर भी बना हुआ है। बताया जाता है उनकी जो हर्षनाथ और जीर्ण माता आपस में दोनों भाई और बहन थे। बहुत लंबी चौड़ी गाथा और कहानी है।
विस्तृत रूप से आपको कक्षाओं में अध्ययन करवाएंगे इस बात का। यहाँ पर आप देखिए ये हर्षनाथ मंदिर है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हर्षनाथ मंदिर की अगर मैं बात करूँ साथियों, तो इस हर्षनाथ के मंदिर की दीवार से हमें हर्षनाथ का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये जो अभिलेख है जिसको हम लोग हर्ष का शिलालेख भी कहते हैं, ये हर्ष का शिलालेख या हर्ष का जो अभिलेख है साथियों, इसकी 2-3 बातें आप ध्यान रखना। एक तो ये मिला था हमें काले संगमरमर पर, जी हाँ, काले पत्थर पर उत्कीर्ण था, काले पत्थर पर लिखा। कौन से रंग के पत्थर पर लिखा हुआ प्राप्त हुआ है? काले रंग के पत्थर पर। एक बात ध्यान रखना आप लोग, इसकी जो भाषा थी, जी हाँ, भाषा के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है। भाषा कौन सी थी इसकी? संस्कृत। जी हाँ, संस्कृत भाषा में ये लिखा हुआ है। इसके रचनाकार का नाम भी आप लोग लिख लीजिएगा, रचनाकार, और विस्तार रूप से पढ़ाएंगे आप लोगों को। रचनाकार थे इनके रामचंद्र जी। जी हाँ, रामचंद्र जी इसके रचनाकार थे। रामचंद्र जी से याद आया, रामायण जी आप लोगों ने देखी होगी। कल रामायण जी के जो उत्तरकांड था उसका जो विसर्जन हुआ, वो अंत हुआ उसका, और आप लोग बहुत अच्छा जो भगवान श्री रामचंद्र जी था उनका जो जीवन का दर्शन का आपने आनंद लिया होगा। साथियों यहाँ पर एक बात और पूछ ली जाती है हर्ष के शिलालेख से। हर्ष के शिलालेख, हर्ष का मतलब, इस शिलालेख में चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किया है। चाहमान चौहानों को कहते थे साथियों। और हर्षनाथ के ये जो मंदिर है, इस मंदिर में जो ये शिलालेख लगा हुआ है, हर्ष का शिलालेख, इसका जो प्रारंभ होता है, सारी चीज़ें बाद में लिखी है, प्रारंभ में ऊपर ही ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखी हुई है शिव स्तुति। जी हाँ, राजस्थान के कौन से शिलालेख या कौन से अभिलेख का प्रारंभ शिव स्तुति से होता है? तो उत्तर क्या होगा? हर्षनाथ मंदिर का शिलालेख या हर्ष का शिलालेख। इसका जो प्रारंभ होता है वो कहीं से होता है? शिव स्तुति से। क्यों होता है, कैसे होता है, भगवान शिव का आखिर इनके साथ क्या संबंध था, सारी चर्चा करते हैं हम जब हम लोग अध्ययन करते हैं चौहान साम्राज्य का। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र। बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था या कौन सा है? कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर है भी आ सकता है। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र, 2 बातें हैं। एक तो राजनीतिक समाचार पत्र होना चाहिए, समाचार पत्र तो बहुत सारे निकले, और दूसरा राजस्थानी भाषा में लिखा होना चाहिए वो। जवाब दीजिए फटाफट। आगीवाण, अभ्युदय, प्रचार या प्रताप? बहुत चर्चित नाम है। जवाब दीजिए फटाफट, कमेंट करो साथियों। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, आगीवाण। आगीवाण जो समाचार पत्र था ये राजस्थानी भाषा में जो प्रकाशित हुआ था, और ये राजस्थान की इस भूमि का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। कौन सा समाचार पत्र था? आगीवाण। कौन सा था? आगीवाण। साथियों अगर मैं बात करूँ इस आगीवाण समाचार पत्र की, तो ये आगीवाण समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था ब्यावर से। प्रकाशित कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये ब्यावर से। ब्यावर कहाँ पर पड़ता है आपके? अजमेर में। अच्छा, फिर पूछ रहा था कब प्रकाशित हुआ था ये आगीवाण? तो ध्यान रखना सन का ये प्रकाशित जो हुआ था वो प्रकाशित है, पहला भाग इसका प्रकाशित हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932। अच्छा, किन के द्वारा किया गया था प्रकाशन? इसका ध्यान रखना आप लोग। जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जो मारवाड़ में राजनीतिक आंदोलन के जनक थे, जयनारायण व्यास की बात कर रहा हूँ। जयनारायण व्यास ने 1932 ईस्वी में ब्यावर अजमेर से आगीवाण समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। क्यों किया? यहाँ से ही सबसे बड़ा कारण था कि मारवाड़ से संबंध था जयनारायण व्यास का, फिर ब्यावर में आकर इन्होंने क्यों किया, क्या कारण था? कमेंट करना मुझे एक बार जरूर आप लोग। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान की एकमात्र रियासत, एक रियासत के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामंतों के शासनकाल से ये प्रश्न आप लोगों के लिए लिया गया है।
सामंती शासन व्यवस्था से जब राजपूताना का प्रत्येक किसान और आम जनता उन लोगों से परेशान हो चुकी थी, उस समय से ये प्रश्न आप लोगों के लिए उठाया गया है। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा इस प्रश्न को। आरएएस की मुख्य परीक्षा में भी ये टॉपिक दे रखा है, प्रारंभिक परीक्षा में भी ये टॉपिक दे रखा है, छोटे मोटे एग्जाम्स में भी ये टॉपिक से प्रश्न आते हैं। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। पहली बात तो रियासतों के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए, सारी रियासतों के बारे में। दूसरी बात, उत्तराधिकारी कर की बात हो रही है, शुल्क का मतलब उत्तराधिकारी कर मान लो आप लोग, है ना। और नहीं, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है तो लगभग राजस्थान में मैं आपको बता दूं उत्तराधिकारी कर लिया जाता था, परंतु राजस्थान में एक ऐसी विरासत थी, एक ऐसी रियासत थी जहाँ पर इस कर को नहीं लिया जाता था। ऑप्शन आप लोगों के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर जयपुर। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट, आज समय की थोड़ी सी ज़्यादा कमी रहेगी, मुझे आवश्यक कार्य से थोड़ा सा जल्दी निकलना होगा। कमेंट फटाफट करते चलो आप लोग। कमेंट में घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, फटाफट कमेंट करो, शेयर कर दो। आप लोग जिन्होंने अभी तक भी चैनल को शेयर नहीं किया है वो फटाफट अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसको शेयर कर दीजिए। मुझे डेली कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, अब तक कम से कम 10,000 लोगों तक पहुंच जाना चाहिए था ये, परंतु बड़ी शर्म की बात आप लोगों की ये कायरता है, मैं इसको कायरता कहूँगा कि आप लोगों ने इसको बहुत कम लोगों तक पहुँचाया। पता नहीं क्यों कंजूसी करते हो, आपकी ये आदत मुझे ऐसी लगती है कि शायद आप लोग ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाना चाहते, किसी अच्छी चीज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। आपको ये लगता है कि दूसरों को पता लग जाएगा तो वो भी सीख जाएगा, अरे सीखना नहीं, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, जो जो खर्चे त्यो बड़े, बिन खर्चे घट जात। केवल अपने पास अपने मोबाइल में रखोगे ना तो ये ज्ञान होगा नहीं, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसको फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत करो इसको, सरस्वती का भंडार है ये, फैलाओ इसको चारों तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इसको शेयर करके और सब्सक्राइब करवाओ चैनल्स को, अधिक से अधिक लोगों तक सहभागिता पहुंचाओ इस सीरीज की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के युवाओं को, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको घर बैठे इस सीरीज का लाभ मिल सके। साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, मैं बढ़ता हूँ प्रश्न की ओर, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, जैसलमेर रियासत एकमात्र राजस्थान की ऐसी रियासत थी जहाँ पर उत्तराधिकारी कर नहीं लिया जाता था। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अब उत्तराधिकारी कर आखिर होता क्या है। देखो, समझना बात को, पहले तो सब ये उत्तराधिकारी जो करें, उत्तराधिकारी कर का मतलब होता है, उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। पिता का वारिस, मतलब पिता की मृत्यु के पश्चात अगर पुत्र, पिता मतलब राजा होना चाहिए, ध्यान रखना, पिता अगर कोई राजा है तो शासक पिता की मृत्यु के पश्चात, ऐसा समझ लीजिए, शासक पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र के गद्दी पर आसीन होने पर आम जनता से लिया जाने वाला कर या शुल्क क्या कहलाता था? उत्तराधिकारी शुल्क या उत्तराधिकारी कर कहलाता था। पहली बात तो ये क्लियर हो गई आप लोगों की। अब दूसरी बात सुन लो साथियों, राजस्थान की प्रत्येक रियासतें, कितनी रियासतें थी राजस्थान में? स्वतंत्रता के समय की बात कर रहा हूँ, 19 रियासतें। इससे पहले तो बहुत सारी रियासतें थी जो आपस में एक जगह मिल चुकी थी, है ना। 19 रियासतें, ध्यान रखना, केवल स्वतंत्रता के समय की बात है वो। तो यहाँ पर राजस्थान में जो रियासतें थी, उन रियासतों में ठिकानों में भी अलग अलग नाम से इन करों को जाना जाता था। काफ़ी बार ऐसे थे कि जो ठिकाने जिस रियासत में आते थे ना, तो उसके 2 ठिकाने भी अलग अलग नाम से लेते थे कर को, इस उत्तराधिकारी कर को। तो साथियों, यहाँ पर अलग अलग नामों से उस कर को वो जानते थे। तो आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना कि किसी एक नाम को आपने उत्तराधिकारी शुल्क सुन लिया हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि राजस्थान की प्रत्येक रियासत में उसी नाम से वो कर लिया जाता हो। तो उत्तराधिकारी शुल्क का ही आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं उदाहरण के तौर में बता दूँ आपको, आपकी जोधपुर की बात करूँ, जोधपुर में इस उत्तराधिकारी शुल्क को सबसे पहले पेशकशी के नाम से जानते थे। पेशकशी पूछा जा सकता है, पेशकशी से क्या तात्पर्य है? तो क्या है ये कि उत्तराधिकारी कर, ध्यान देना आप लोग, पेशकशी क्या है? उत्तराधिकारी कर। परंतु आगे आने वाले समय में इसको मध्यकालीन इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद नाम बदला इसका, और इसका नाम बदल कर दिया हुक्मनामा कर। जी हाँ, या हुक्मनामा कर। तो हुक्मनामा कर कह दो या पेशकशी कह दो, ये कहाँ का कर था? आपके जोधपुर का। साथियों, आपकी मेवाड़ की बात करूं लगभग, और आपका जयपुर, इनमें जो ये उत्तराधिकारी कर था इसको बोलते थे नजराना।
किस नाम से जानते थे? नजराना। नजराना के नाम से जानते थे उत्तराधिकारी कर को। परंतु मेवाड़ का ही एक ठिकाना था बिजोलिया, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिजोलिया। साथियों, इस बिजोलिया में उत्तराधिकारी कर को तलवार बंधाई, जी हाँ, तलवार बंधाई कर के नाम से जाना जाता था। तो 1906 में शुरू किया था किसने? राव पृथ्वी सिंह ने, जो कृष्ण सिंह का क्या था? पुत्र था। तो इस प्रकार से ये अलग अलग रियासतों में अलग अलग ठिकानों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। पूरा पढ़ना आप लोग, जो आपके ठिकानों की कर व्यवस्था है उसके अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 25 मार्च 1948, ये वो समय है जब भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी थी, परंतु फिर भी राजस्थान में लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। फिर भी राजस्थानी नहीं, पूरे भारतवर्ष में रियासतें चल रही थी, राजपूतों का शासन चल रहा था, पूरी तरीके से लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ था। उस समय राजस्थान नहीं, भारत के जो हुक्मरान थे, जो भारत के वीर पुरंदा थे, जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस भारत देश को एक कैसे किया जाए, इसको वास्तविक लोकतंत्र में कैसे तब्दील किया जाए। और उसी प्रक्रिया को जब तब्दील किया गया तो उसको हम लोग जानते हैं एकीकरण के नाम से, जी हाँ। और उस एकीकरण को काम को करने वाले जो पुरंदा थे उनको हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाया जाता है एकता दिवस? कमेंट करो फटाफट। और उन्हीं को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे यहाँ पर भारत में जो एकता का प्रतीक चिन्ह, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कमेंट करो फटाफट मुझे। किस राज्य में बनाई गई है? कौन सी नदी के किनारे बनाई गई है? कौन से बांध के नज़दीक बनाई गई है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा। तो साथियों, उसी के अंतर्गत बात आ रही है यहाँ पर 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ, ये एकीकरण की प्रक्रिया की बात है। मैं आपको बता देता हूँ, द्वितीय चरण था और द्वितीय चरण का नाम था राजस्थान संघ। और उसमें बात कर रहा हूँ मैं 25 मार्च 1948 को। तो राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? नहीं था, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कौन सा सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़, छापरा। बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, परंतु यहाँ पर अगर आप लोगों को ये पता होगा कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ बना था, अगर आपको ये पता होगा कि राजस्थान संघ में कितनी रियासतों को जोड़ा गया था, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पहले कमेंट करो अपना जवाब। कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, या कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। जल्दी कमेंट कीजिए। साथियों, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा, जल्दी कमेंट करो, मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूं। बहुत ही सरल है, अगर आपको पता होना चाहिए कितनी रियासतें थी। नहीं था पूछ रहा है, नेगेटिव प्रश्न पूछा, ध्यान रखना। जल्दी कीजिए फटाफट। साथियों, यहां पर मैं बता देता हूं राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। मैं इसको बता देना चाहता हूं आपको, राजस्थान का जो एकीकरण का द्वितीय चरण था, इस द्वितीय चरण में 9 रियासतों को जोड़ा गया था। कितनी रियासतों को जोड़ा गया था? 9 रियासतों को। और 9 रियासतें यदि आपको याद है तो ऑटोमेटिक आपका जवाब आपको इतनी देर लगती नहीं कमेंट करने में। देखिए आप लोग, 9 रियासतों की अगर बात करूँ तो याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको कॉमन रूप में। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, ये आपका राजस्थान, ठीक है, दोबारा बना देता हूँ, ये आपका राजस्थान। मानिए
पहले तो आप लोग क्या करेंगे, 9 रियासतों को याद करने के लिए 9 का मैं तरीका बता देता हूँ। 3 को याद करना, 3 को याद कैसे करेंगे आप लोग, किसको करेंगे, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये वाला क्षेत्र याद कर लो आप। तो पहले कोटा, बूंदी और झालावाड़, 3 याद हो गई। अगला चलो, इसके बाद में नीचे आ जाओ दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिण में आए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, 3 यहाँ के याद कर लो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 3 ऐसी है जो मध्यम क्षेत्र की है। और मध्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो एक तो आपका आ जाएगा टोंक, पूरा का पूरा। टोंक आने के बाद में हम लेंगे किशनगढ़, यह अजमेर का भाग था किशनगढ़, और किशनगढ़ के साथ में हम लोग लेंगे भीलवाड़ा का शाहपुरा। ये आप लोगों के सामने 9 के 9 याद है। तो 3 आपको मध्य के लेने, 3 आपको दक्षिण के लेने, 3 आपको पूर्व दक्षिण पूर्वी भाग के लेने हैं। तो आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा, ये 9 रियासतें जोड़ी गई थी द्वितीय चरण में। साथियों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन से अनन्य अधिकार लोकसभा को प्राप्त है। उन अधिकारों की बात कर रहा है, उन क्षेत्राधिकारों की बात कर रहा है जो केवल लोकसभा के पास है। जवाब को आराम से और धैर्य से दीजिएगा, क्योंकि यहां पर एक भाग हो रहा है प्रश्न का। पहले आप लोग ये 4 कथन दे रखे हैं आपके सामने, 4 बिंदु दे रखे हैं, इन चारों को पढ़ लो आराम से। निम्न में से कौन सा अनन्य अधिकार लोकसभा को प्राप्त है। यहां पर आप लोग एक को 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो और इसको 4 मानो। ये कथन आप कैसे मान लो आप लोग, और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। निम्नलिखित में से अनन्य अधिकार लोकसभा को प्राप्त है। पहला है धन विधेयक पेश करना, दूसरा है आपातकाल का अनुसमर्थन करना, ऑप्शन 3 है मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, या नंबर 4 है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना। ये 4 पॉइंट है, चारों में से जो सही है उनको छांट लो आप लोग। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट या तीसरा या चौथा। और अगर आपने छांट लिया हो तो आपके प्रश्न का अगला भाग उत्तर की तरफ चलते हैं अपन। यहाँ पर देखिए, यह आपसे पूछ रहा है कि क्या कथन 1 और 3 सही है, या कथन 1 और 4 सही है, कथन 2 या 3 सही है, या कथन फिर 1, 3 और 4 सही है। साथ ही यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 3 सही है। जी हाँ, वापस पीछे ले चलता हूँ। कथन 1, 2, 3 और 4, तो बताएं आपको कथन 1 और 3 सही है। 1 का मतलब धन विधेयक पेश करना, जी हाँ, धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है, लोकसभा में। 3 का मतलब मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, वो कहाँ रखा जाता है आपके पहले, लोकसभा में। तो ये 2 अधिकार किसके माने जाते हैं, लोकसभा के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1909 में लाए गए मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। मार्ले मिंटो सुधार, कमेंट करो मुझे इसको और किस नाम से जाना जाता था मार्ले मिंटो सुधार को, क्यों इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया, कमेंट करो फटाफट। ऑप्शन आपके, नरमपंथियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, या उग्रपंथियों के प्रभाव को रोकना, पृथक निर्वाचन व्यवस्था, या फिर संघीय न्यायालय की रचना। किस वजह से, क्या उद्देश्य था इस मार्ले मिंटो सुधार का लागू करने का। जी हाँ, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, समय की थोड़ी सी कमी रहेगी आज। आपका जो राइट आंसर होगा साथियों, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, पृथक निर्वाचन व्यवस्था के लिए 1909 में मुख्य रूप से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। अब क्या थी निर्वाचन व्यवस्था, क्या मतलब है निर्वाचन व्यवस्था से, पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग किन्होंने उठाई, कब उठाई, किसके समक्ष उठाई, है ना, इस सारी बातों को हम लोग पढ़ते हैं इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत। अब मैं बात करूँ इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को, तो साथियों इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को हम लोग 1909 का, क्या बात कर रहा हूँ मैं, इसी को 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी जानते हैं हम लोग। भारत परिषद अधिनियम, तो आप भारत परिषद अधिनियम 1909 कह दीजिए या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 कह दीजिए। अच्छा, मैं बात करूँ इसकी, अगर अधिनियम कहते इसको मार्ले मिंटो क्यों कहते थे, ध्यान से सुनिएगा।
ये अधिनियम जब पारित होने के लिए आया, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, तत्कालीन समय में, उस समय में भारत के राज्य सचिव जो थे, भारत के राज सचिव, उस भारत के राज सचिव का नाम था साथियों सर मार्ले। जी हाँ, सर मार्ले। और उस समय में हमारे जो भारत के वायसराय थे, जो वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। जी हाँ, लॉर्ड मिंटो। तो साथियों जब ये विधेयक, जब प्रस्ताव पारित हुआ या प्रस्ताव जब ये रखा गया, उस समय इन दोनों की वजह से, इन दोनों के रुचि लेने के कारण ये विधेयक पारित हो पाया और इसी वजह से इस नियम को हमने मार्ले मिंटो, इन दोनों का नाम रखा गया पीछे का, मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से हमने इसको जाना और पहचाना। अब अगर बात पूछ ली जाए इस अधिनियम की, तो ये अधिनियम सबसे पहले बात आती है पारित कब हुआ। तो ये 1909 का जो अधिनियम था, ये पारित की अगर तिथि पूछे तो ध्यान रखना 25 मई। जी हाँ, 25 मई 1909 में तो क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। परंतु अगर लागू की बात पूछ ली जाए तो लागू में डेट बदल जाएगी। लागू हुआ था ये 15 नवंबर 1909 को, ध्यान रखना 15 नवंबर 1909 को। तो मार्ले मिंटो सुधारक 1909 का भारत परिषद अधिनियम लागू हुआ था और ये पारित हुआ था 25 मई 1909 को। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महिलाओं को मताधिकार। जी हाँ, मताधिकार की बात हो रही है। वर्तमान में मताधिकार की आयु क्या है, कमेंट करो। वर्तमान में जो मताधिकार की आयु है वो कब लागू की गई, कमेंट करो। यहाँ पर बात हो रही है महिलाओं को मताधिकार निम्न में से किस एक्ट द्वारा प्रदान किया गया, फटाफट कमेंट करो साथियों। महिलाओं को मताधिकार की बात हो रही है साथियों। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश था जिसमें उसके जन्म के समय, जन्म मतलब हमारी जो आज़ादी थी 1947, जन्म के साथ ही महिलाओं को भी ये अधिकार मिला था कि वो वोट दे सकती है। बाकी नहीं, कुछ ऐसी कंट्रियाँ जिनको 1976 तक अधिकार मिले थे महिलाओं को, 1976 तक महिलाओं को अधिकार नहीं थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, महिलाओं को मताधिकार नहीं थे, परंतु हमारे देश में महिलाओं को आज़ादी के समय से ही अधिकार मिले हैं, संविधान में इनका उल्लेख है। तो साथियों ये किस अधिनियम के द्वारा थे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भी क्या दिया गया, पुरुषों के समान मताधिकार का अधिकार दिया गया। साथियों ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 13 का भाग। कैसा लगा आपको, अपने कमेंट, अपनी राय जरूर लिखिएगा। और साथियों मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, जल्द ही, जी हाँ जल्द ही लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा धैर्य आप लोग और रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमने समय काट दिया है, बुरा जो समय था वो हिंदुस्तान ने ख़त्म कर दिया है। हिंदुस्तान बहुत अच्छी अप्रोच, बहुत अच्छी जगह पर अपना, राजस्थान बहुत सेफ जोन में है। अगर मैं हिंदुस्तान की भी बात करूँ तो उसमें राजस्थान बहुत सेफ जोन में है। जल्दी हमारी मुलाकात होगी, जल्द से जल्द। और साथियों मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो नए बैचेस का स्टार्टअप है उसकी तिथि जल्द से जल्द घोषित की जाएगी। जो इन लॉकडाउन की तिथियाँ आती है और लॉकडाउन के जो ख़त्म होने की वैधानिक घोषणा के साथ ही RAS का जो हमारा प्री कम मेंस का जो बैच होगा, उस बैच की जल्द से जल्द घोषणा आप लोगों को कर दी जाएगी, सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग जब तक, ये बहुत अच्छा समय है, आप लोग को घर पर रहकर ही तैयारी आप लोग कीजिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। हमारी जल्द से जल्द मुलाकात होगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने सभी साथियों तक जो पढ़ाई की धारा से अभी भी जुड़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अधिक से अधिक इसको करवाइए। पुनः आप लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी मुलाकात होगी कल तक के लिए। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।